हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉड्यूल 3 जिसमें हम लोग बल और गति के नियम के बारे में पढ़ेंगे। बल को एक साधारण व्यक्ति अनुभव तो कर सकता है, लेकिन उसको कैलकुलेट नहीं कर सकता है, उसको माप नहीं सकता है। और बल एक बहुत ही महत्वपूर्ण भौतिक राशि है जिसका उपयोग, जिसका जिक्र आप फिज़िक्स के सभी चैप्टर्स में लगभग देखेंगे। तो बल को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और बल को पढ़ने में न्यूटन के गति के 3 नियम न सिर्फ सहायक हैं बल्कि बहुत ही ज़रूरी हैं। इनके बिना बल का अध्ययन पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग गति के नियम पढ़ेंगे जो कि न्यूटन द्वारा दिए गए थे। गति के 3 नियम हैं और उसी की सहायता से हम लोग बल के बारे में भी जानेंगे। पढ़ने का तरीका वही होगा, मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू पढ़ाऊंगा। पहले मैं क्वेश्चंस पूछूंगा और आप अगर क्वेश्चन का आंसर खुद देना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके खुद आंसर देंगे और उसके बाद आंसर और एक्सप्लेनेशन मेरे द्वारा देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। तीनों को एक एक करके पढ़ें और तीनों का आंसर करने की कोशिश करें। पहला क्वेश्चन है, बल की परिभाषा मिलती है गति के पहले नियम से, दूसरे नियम से, तीसरे नियम से या फिर चौथे नियम से। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक से अधिक बल संतुलित कहलाते हैं यदि उनका योग पूर्णांक हो, या फिर वे दिशा में विपरीत हों, या फिर उनका परिणामी यानी कि रिजल्टेंट शून्य हो, या फिर वे एक दूसरे के बराबर हों। तीसरा क्वेश्चन है, पेड़ को हिलाने से पत्तों के झड़ने के लिए उत्तरदायी है। ए, न्यूटन का तीसरा नियम, बी, घर्षण, सी, पत्तों का विराम जड़त्व और डी, उपरोक्त तीनों। ये तीनों क्वेश्चंस न्यूटन के पहले नियम से रिलेटेड हैं। तो न्यूटन के पहले नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है। तो न्यूटन का पहला नियम है क्या? न्यूटन का पहला नियम है कि किसी भी पिंड पर जब तक कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य न करे तब तक वो अपनी अवस्था को बनाए रखता है। मतलब अगर स्थिर है तो स्थिर रहेगा और अगर गतिशील है तो गतिशील रहेगा। आपका सामान्य अनुभव ये होगा कि जब आप किसी चीज़ को गतिशील करते हैं तो वो फाइनली जाकर के रुक जाता है, विरामावस्था को प्राप्त कर लेता है। तो इसका कारण ये है कि आप के इन्वायरमेंट में घर्षण है और गुरुत्वाकर्षण है। तो बेसिकली गुरुत्वाकर्षण के कारण आपने किसी पत्थर को फेंका तो गुरुत्वाकर्षण के कारण वापस आ जाता है, या फिर जमीन पर किसी वस्तु को धक्का दिया तो घर्षण बल के कारण वो रुक जाता है। अगर गुरुत्वाकर्षण नहीं हो तो अगर आप एक पत्थर भी फेंक दें तो वो ऊपर जाएगा, चांद को पार करते हुए, मंगल ग्रह को पार करते हुए, आकाशगंगा को पार करते हुए, क्या शायद ब्रह्मांड के दूसरे कोने पर पहुंच जाए। ठीक है, वो रुकेगा नहीं। मगर ऐसा होगा तभी जब गुरुत्वाकर्षण का बल न हो, और गुरुत्वाकर्षण बल का गायब होना पॉसिबल है नहीं। नाउ इससे बल की क्या परिभाषा मिलती है कि बल ही वो कारक है जिससे वस्तु की अवस्था बदलती है। तो इससे परिभाषा बल की हो गई कि बल वह बाह्य भौतिक कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करता है या करने की चेष्टा करता है। नाउ अगर आप किसी वस्तु में बल लगाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो उस अपनी अवस्था को बदल ले। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने अभी व्हाइट बोर्ड पे थोड़ा सा बल लगा रहा हूँ लेकिन वो विस्थापित नहीं हो रहा है या अपनी अवस्था को नहीं बदल रहा, अभी भी विरामावस्था में ही है। तो इसका कारण क्या है कि मेरे द्वारा लगाया गया बल असंतुलित बल नहीं है, क्योंकि मैं इधर से बल लगा रहा हूँ और मेरे बल के विपरीत दिशा में एक घर्षण बल भी कार्य कर रहा है जो कि इसको कैंसल कर दे रहा है, यानी कि ये संतुलित बल है। तो आपको ये भी जानना जरूरी है कि यहाँ पे असंतुलित का क्या मतलब है। देखिए, अगर एक वस्तु पर एक से ज़्यादा बल कार्य कर रहे हों और वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर दें, यानी कि उनका जो रिजल्टेंट है वो ज़ीरो हो, तो उसे संतुलित बल कहते हैं। और अगर बहुत सारे बल कार्य कर रहे हों, उनका रिजल्टेंट ज़ीरो नहीं हो, तो उसे असंतुलित बल कहते हैं। तो जब तक किसी वस्तु पर असंतुलित बल, अनबैलेंस्ड फोर्स काम नहीं करता है तब तक उसकी अवस्था नहीं बदलती है। इससे आप क्वेश्चन नंबर 2 बना सकते हैं कि एक से अधिक बल संतुलित तब कहलाते हैं जब उनका परिणामी यानी कि रिजल्टेंट ज़ीरो हो। फॉर एग्जाम्पल, एक वस्तु है जिसमें एक बल इधर से कार्य कर रहा है 5 न्यूटन और दूसरा बल इधर से कर रहा है 5 न्यूटन, तो इन दोनों का जो सम होगा वो 0 होगा, क्योंकि इधर वाले को 5 न्यूटन और इधर वाला दिशा में विपरीत है, इसलिए -5 न्यूटन लिखेंगे और जोड़ करके 0 होगा। और
न्यूटन के पहले नियम से ही जड़त्व के नियम की प्राप्ति भी होती है। जड़त्व का नियम क्या होता है कि कोई वस्तु, एक्चुअली जड़त्व का नियम और न्यूटन का प्रथम नियम दोनों एक ही हैं, कि वस्तु अपनी अवस्था को बनाए रखना चाहती है, यही जड़त्व का नियम है। जड़त्व का नियम दो प्रकार के होते हैं, एक विराम जड़त्व और एक गति जड़त्व। मतलब जो वस्तु विरामावस्था में है, स्थिर है, वो अपनी स्थिर अवस्था को बनाए रखने चाहती है, ये विराम जड़त्व हुआ। और जो वस्तु गतिशील है वो अपनी गति अवस्था को बनाए रखना चाहती है, इसे गति जड़त्व कहते हैं। और ये भी याद रखें कि द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा जड़त्व होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भारी वस्तु है जिसका द्रव्यमान ज़्यादा है, तो अगर वो रुकी हुई है तो उसको धक्का लगाने में भी आपको ज़्यादा ताकत का यूज़ करना होगा। और कोई बहुत भारी वस्तु गतिशील है तो उसको रोकने में भी आपको बहुत ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक दौड़ती हुई बकरी को रोक सकते हैं, लेकिन अगर कोई भारी जानवर गाय या बैल हो तो उसको रोकना आपके लिए मुश्किल होगा। लेकिन यहाँ पर आपका सवाल होना चाहिए कि पेड़ को हिलाने से पत्तों के झड़ने के लिए जड़त्व का नियम कैसे उत्तरदायी है। तो इसके लिए देखिए, ये पेड़ है, ये उसके पत्ते हैं। तो जब आप पेड़ को हिलाते हैं तो आप पेड़ पर बल लगाते हैं, जिससे पेड़ गति अवस्था में आ जाता है, लेकिन पत्ते अपनी विरामावस्था को बनाए रखना चाहते हैं। इसलिए ये उसमें से कुछ पत्ते जो मजबूती से डाल से नहीं जुड़े होते हैं वो विरामावस्था में ही रह जाते हैं और पेड़ गतिशील अवस्था में आ जाता है। तो इस तरह से पत्ते पेड़ से टूटकर नीचे गिर जाते हैं। इसके अलावा जब आप चलती गाड़ी में बैठे होते हैं और अचानक से गाड़ी में ब्रेक लगती है तो आप आगे की तरफ एक धक्का महसूस करते हैं, राइट। तो इसका कारण क्या होता है कि आप गाड़ी चल रही है, आप गाड़ी में बैठे हैं, तो आप गाड़ी के साथ गति कर रहे हैं, है ना। तो जब गाड़ी रुकती है तो आपका शरीर का निचला हिस्सा सीट के साथ कांटेक्ट में होता है, तो वो भी गाड़ी के साथ रुक जाता है। लेकिन आपके शरीर का ऊपर वाला हिस्सा तो अभी भी अपनी गति अवस्था को बनाए रखना चाहता है, इसलिए वो आगे झुक जाता है, आपको आगे की तरफ धक्का महसूस होता है। इसका कारण क्या है? आपके शरीर के ऊपरी हिस्से का गति जड़त्व। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, 1000 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही 200 ग्राम की गोली का संवेग क्या होगा? तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग, ठीक है। तो सबको एसआई में कन्वर्ट कर लेंगे। द्रव्यमान 200 ग्राम है, उसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 0.2 kg, और वेग दिया हुआ है 1000 मीटर प्रति सेकंड। तो इस तरह से संवेग आ जाएगा 200 kg मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 5 और 6 दोनों रिलेटेड हैं, तो दो क्वेश्चन पढ़ें। क्वेश्चन 5 है, न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार वस्तु पर लगाया गया बल समानुपाती होता है वस्तु के संवेग का, संवेग में परिवर्तन का, संवेग में परिवर्तन की दर का, या फिर संवेग के वर्ग का। क्वेश्चन नंबर 6 है, 5 kg की वस्तु में 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने वाला बल होगा 50 न्यूटन, 25 न्यूटन, 500 न्यूटन, 5 न्यूटन। तो जो क्वेश्चन 5 है उसमें न्यूटन का सेकंड लॉ है, यानी कि दूसरा नियम, जिसके अकॉर्डिंग किसी वस्तु पे लगने वाला जो बल है F, वो वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर का समानुपाती होता है। संवेग में परिवर्तन की दर मतलब वस्तु के संवेग में जो परिवर्तन होता है उसको आप समय से भाग दे दीजिए तो निकल जाएगा संवेग में परिवर्तन की दर। नाउ संवेग में परिवर्तन मतलब मान लीजिए वस्तु का वेग पहले u है और द्रव्यमान है वस्तु का m। आप उसमें बल लगाते हैं, उससे वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है और वस्तु का वेग हो जाता है v। तो पहले इसका संवेग था mu और बाद में हो गया mv। तो संवेग में परिवर्तन कितना हुआ? mv माइनस mu, m कॉमन ले लेंगे तो v माइनस u, और मान लीजिए इसमें टाइम लगा t, ठीक है। तो ये हो गया आपके संवेग परिवर्तन की दर, जहाँ संवेग में परिवर्तन m इंटू वी माइनस यू है और t से भाग दे दिए तो दर निकल गया, और v माइनस यू बाई टी जो है वो त्वरण है, तो आ गया f इज इक्वल टू f समानुपाती m है। तो समानुपाती का साइन हटाने के लिए आपको k से मल्टीप्लाई करना होगा और k को 1 ले लेते हैं तो f इज इक्वल टू ma हो जाता है। तो ये न्यूटन का दूसरा नियम है।
और न्यूटन के दूसरे नियम से हमें बल का व्यंजक मिलता है जो कि F = ma है। और इसकी मदद से आप क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर द्रव्यमान m 5 kg है और त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो बल यानी कि फोर्स हो जाएगा ma 5 × 10 50 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 8 है, बल लगाने से किसी वस्तु का संवेग 8 kg मीटर प्रति सेकंड से 10 kg मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, वस्तु का आवेग होगा। तो याद रखिए आवेग यानी कि इम्पल्स = होता है संवेग में परिवर्तन। ओके, तो यहाँ पर संवेग में परिवर्तन कितना हो रहा है, 8 kg मीटर प्रति सेकंड शुरू में था, बाद में हो गया 10, तो परिवर्तन हुआ अंतिम संवेग यानी फाइनल मोमेंटम माइनस प्रारंभिक संवेग यानी इनिशियल मोमेंटम = 2 kg मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सी क्रिया बल कर सकता है? वस्तु के वेग में परिवर्तन, वस्तु की दिशा में परिवर्तन, वस्तु की आकार या आकृति में परिवर्तन या उपरोक्त सभी। तो जब आप किसी वस्तु में बल लगाते हैं तो उस बल लगाकर आप उसके वेग में परिवर्तन कर सकते हैं, मतलब वो धीरे चल रहा था आप उसको फास्ट कर सकते हैं, फास्ट से स्लो कर सकते हैं, या फिर उसकी दिशा में परिवर्तन करते हैं, जैसे कि एक बैट्समैन बैट से बल लगा करके बॉल की दिशा में परिवर्तन करता है, या फिर आप किसी वस्तु में बल लगा करके उसकी आकार या आकृति भी बदल सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें बल से की जा सकती हैं, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल होते हैं बराबर दिशा में विपरीत, संतुलित और ए और बी दोनों। तो ये न्यूटन का तीसरा नियम है जो कि कहता है हर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। मतलब कि अगर आप बल 10 न्यूटन का लगाते हैं किसी वस्तु पर, तो वस्तु भी आप पर 10 न्यूटन का बल लगाती है जो कि दिशा में विपरीत है और बराबर है। और आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि बल कभी भी वन साइडेड नहीं होता है। न्यूटन के तीसरे नियम को इस प्रकार भी कहा जाता है कि बल एक अन्योन्य क्रिया होती है। अन्योन्य क्रिया मतलब इंटरैक्शन, ये वन साइडेड नहीं होता है। वन साइडेड फोर्स डजंट एक्सिस्ट इन यूनिवर्स। हमेशा बल 2 साइडेड होता है, इस तरफ से भी कार्य करेगा और जिस वस्तु पे कार्य कर रहा है वो वस्तु भी इस वस्तु पे बल लगाएगी, दोनों एक दूसरे पर बल लगाएंगे। तो दोनों बराबर होंगे और दिशा में विपरीत होंगे, यानी कि ए और बी दोनों ही सही हैं, ऑप्शन डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 जो है वो संवेग संरक्षण से रिलेटेड हैं, तो दोनों क्वेश्चन एक साथ पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 11 है, अगर बाह्य बल शून्य हो तो किसी निकाय का संवेग क्या होता है? शून्य, नियत रहता है यानी कांस्टेंट रहता है, आवेग के बराबर होता है, या फिर उसका त्वरण नियत रहता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बल लगाने से संवेग में परिवर्तन होता है, तो अगर किसी निकाय पे यानी सिस्टम पर बाहर से कोई बल नहीं लग रहा है तो उसका संवेग जो है कांस्टेंट रहेगा। इसे संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। तो संवेग संरक्षण के नियम को न्यूटन के तीसरे नियम से डिराइव किया जाता है, ठीक है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि संवेग संरक्षण का नियम और न्यूटन का तीसरा नियम दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे पूछा जाए कि रॉकेट किस सिद्धांत के आधार पर उड़ता है, तो न्यूटन का तीसरा नियम, गति का तीसरा नियम और संवेग संरक्षण का नियम दोनों ही इसके आंसर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट है, प्रत्यास्थ टक्कर में निकाय का कुल संवेग संरक्षित रहता है, कुल गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है, रासायनिक ऊर्जा संरक्षित रहती है, डी, ए एवं बी। तो टक्कर जो है वो दो प्रकार की होती हैं। देखिए, दो वस्तुएं गतिशील हैं, ठीक है, और जब ये टकराती हैं तो बाहर से कोई बल कार्य नहीं करता है। जो भी बल है वो इन दोनों के ही बीच का है, बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स इसमें नहीं लगता है, तो इसलिए इनका संवेग संरक्षित रहता है। टकराने से पहले का संवेग इज इक्वल टू टकराने के बाद का संवेग। तो टक्कर जो है वो दो तरह की होती हैं, एक प्रत्यास्थ टक्कर और एक अप्रत्यास्थ टक्कर। प्रत्यास्थ टक्कर में वस्तु की संवेग के साथ साथ उसकी गतिज ऊर्जा भी, वस्तु की नहीं पूरे सिस्टम की गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। लेकिन जब अप्रत्यास्थ टक्कर होती है तो संवेग तो संरक्षित रहता है लेकिन गतिज ऊर्जा में ह्रास होता है, यानी गतिज ऊर्जा का लॉस होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक रबर की बॉल दीवार पर फेंकते हैं तो वो प्रत्यास्थ होती है, तो जितने वेग से वो दीवार से टकराती है उसी वेग से वापस आती है, उसकी गतिज ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है। जबकि आप एक अप्रत्यास्थ वस्तु जैसे कि एक कागज का गोला ले लें और उसको दीवार पे फेंकें, तो आप बहुत ज़ोर से फेंकेंगे तो भी वो
उतने वेग से रिटर्न नहीं आएगा, क्योंकि उसके शेप में चेंज हो जाता है और शेप में चेंज होने से उसकी गतिज ऊर्जा का ह्रास होता है। तो वो इतने स्पीड से रिटर्न नहीं आती है जितनी स्पीड से आपने उसको फेंका होता है। तो इस टॉपिक से और भी क्वेश्चन होंगे जो मैं आपको असाइनमेंट में दूंगा। तो लेट्स गो टू नेक्स्ट मॉड्यूल।